नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्रेता बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां, इसका मतलब है क्रेता बाजार जो है वो किस स्थान को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आपूर्ति जो होती है वो मांग से अधिक होती है, ठीक है, मांग से अधिक होती है, उसको आपको क्रेता बाजार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें बात कर लेते हैं। क्रेता बाजार जो है वहाँ पर आपूर्ति मांग से ज़्यादा होती है और यहाँ पर बाजार में जो खरीदारों का मोल भाव होता है वो लाभ का होता है, ठीक है, मूल्य का जो मोल भाव होता है। अगर इसमें मांग जो है आपूर्ति से अधिक होती है तो इस टाइप के जो बाजार की कंडीशन होती है, या आप कह सकते हैं इस टाइप के बाजार की जो स्थिति होती है उसको विक्रेता बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कॉफ़ी उत्पादन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य जो है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी जो है उत्पादन वाला राज्य है, जहाँ पर कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा जो होता है वो उत्पादित होता है और केरल का कुल हिस्सेदारी का 21% होता है, जबकि यहीं पे तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5% के साथ वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ उत्पादित होता है तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरमोंटेन पठार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरमोंटेन पठार का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पेटागोनिया का पठार। इंटरमोंटेन पठार जो होता है वो कहते किसको है, मतलब किस टाइप के पठार होते हैं वो। देखिए, इंटरमोंटेन जो पठार होते हैं वो उसका अर्थ होता है कि वो पहाड़ों से पूरी ओर से घिरा हुआ होगा, मतलब बीच में होगा, पहाड़ों से चारों ओर से जो घिरा होगा उसको इंटरमोंटेन का पठार कहा जाता है और वे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पठार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, बोलिवियन का पठार, ये सारे जो हैं वो इंटरमोंटेन के पठार ही हैं जो कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों तवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो नर्मदा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मतलब तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। ठीक, अच्छा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसकी उत्पत्ति जो है सतपुरा रेंज से होती है और ये कहाँ पर है, ये होशंगाबाद ज़िले में नर्मदा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 172 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की
सहायक नदी है और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? आपको बताना है कि संस्कृत के जो कवि थे राजशेखर, वो किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्रपला फर्स्ट। राजशेखर जो संस्कृत कवि थे वो महेंद्रपला के दरबार में रहते थे। उन्होंने काव्य मीमांसा की भी रचना की थी। काव्य मीमांसा जो है वो उन्हीं के द्वारा लिखित थी। ठीक, इसमें जो है कवियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, एक व्यवहारिक मार्ग बताया गया है, जिसमें उन्होंने एक अच्छी कविता की रचना के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको उन्होंने समझाया है कि किसी कविता को अच्छे से रचना करने के लिए आप उसमें कौन कौन से फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ बूस्ट करना है तो उसके लिए आप कुछ मेन चीज़ें लेते हैं, कुछ मेन वर्ड्स उठाते हैं, तो उसी हिसाब से इन्होंने भी ऐसे वर्ड्स उसमें रचे हैं कि आप कविता को कितना अच्छा बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, इनको जो है इनके कर्पूरा मंजरी उनके द्वारा किया गया एक नाटक है, इसके लिए बहुत ही फेमस है। ये कौन? संस्कृत कवि राजशेखर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो झरोखा दर्शन जो है इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, कौन से शासक ने की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अकबर। अकबर ने ही झरोखा दर्शन जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें होता क्या था, ये किलों और महलों के छज्जे से सार्वजनिक दर्शकों को संबोधित करने का एक सिस्टम था, एक मीडियम था, जिससे कि सार्वजनिक दर्शन जो है वो संबोधित किए जाते थे। ठीक है, इसमें जनता जो है, मतलब वहाँ की जो जनता होती थी, उनसे फेस टू फेस हो पाना पॉसिबल किया उन्होंने, कि उन जनता जो है उससे फेस टू फेस जो है वो हो सके। लेकिन ये जो सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया था, इसको बाद में औरंगजेब जो है उनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया, उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसको एक गैर इस्लामी प्रथा मानते थे वो। ठीक है, उनको गैर इस्लामी प्रथा मान के फिर उन्होंने, किसने? औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया, झरोखा दर्शन को। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि स्टार्ट किसने करवाया और बंद किसने करवाया और क्यों करवाया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? आपको बताना है इसमें वर्ल्ड फेमस बांसुरी वादक जो है वो कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। ये जो थे ये वर्ल्ड फेमस बांसुरी वादक जो थे। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? आपको बताना है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से किस दिशा में है। ये आप सभी को शायद पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर के साइड में है, उस साइड पे लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। पाकिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम में है भारत के। ठीक है, आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अणु का परमाणु अंक 10 और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या आपका 23 है, तो अणु में क्रमशः प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपको बताना है कि इसमें परमाणु संख्या जो है वो 10 दी गई है और द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 दी गई है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। किसी भी तत्व में 3 चीज़ें उपस्थित होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्ष में तत्व के
या आप बोल सकते हैं वस्तु के उपस्थित होता है। ठीक है, अब किसी भी पदार्थ की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर किसी का आपको परमाणु क्रमांक दिया गया है तो वह या तो आप उसको उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी और उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी दोनों उसके बराबर होगी। ठीक, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब किसी भी पदार्थ में जो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो इक्वल होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है परमाणु अंक जो है वो आपको 10 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है। ठीक, और द्रव्यमान मतलब आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23 है। तो प्रोटॉन यहाँ पे आपको 10 दिया है, न्यूट्रॉन जो है वो आपको दिया है यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी, तो ये 23 है। तो न्यूट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर से 13। तो फिर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, वही आप द्रव्यमान संख्या वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 और 13। मतलब प्रोटॉन जो है वो आपका 10 होगा, न्यूट्रॉन जो है वो आपका 13 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकने के दौरान अगर बर्तन के तल का बाहरी भाग जो है वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है। अगर आप खाना बना रहे हैं और आपका जो बर्तन है वो बाहर साइड पे जो है वो ब्लैक हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, आप उसको क्या बोलेंगे। अगर आप कभी जो घरों में यूज़ होता है चूल्हा, उसमें अगर कभी खाना पकाएंगे तो वो आपको ईजिली पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे हम कोई चीज़ जला रहे हैं, लाइक लकड़ी ही जला रहे हैं, तो अगर वो पूरी नहीं जलती है तब जो है बर्तन ब्लैक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जला है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ निम्न में से कौन से प्रदेश कैसे जारी किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ इनमें से कौन से प्रादेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन है, उत्प्रेषण, लेख, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जो है प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे निषेध जो है वो क्या है। निषेध जो होता है वो न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक निकाय होता है। सेम उत्प्रेषण लेख भी जो होता है वो न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक निकाय होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि किस तरह के एपिथेलियल या इसको आप उपकला भी बोल सकते हैं, ऊतक गुर्दे की सूक्ष्म नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं की परत बनाते हैं और उन्हें यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्यूबाइडल एपिथेलियल। ठीक है, ये जो होता है एपिथेलियल ऊतक जो है वो आंतरिक भागों की रक्षा के लिए किसी जीव के पूरे शरीर में जो है एक परत बनाते हैं, एक मतलब बाहरी जो है परत बना देते हैं। ठीक है, और वे जो है बाधा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, जो हम बॉडी है उसकी अलग अलग प्रणालियों में अलग रखता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगी साम्राज्य के कई जीवों की कोशिका भित्तियाँ किसके नामक एक कठोर जटिल चीनी से बनी होती हैं। आपको बताना है कि इसमें फंगी साम्राज्य की जो जीवों की कोशिका भित्तियाँ होती है वो किस टाइप के, कौन सी नाम के एक जटिल चीनी से बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, काइटिन। ठीक है, फंगी साम्राज्य के जो जीवों की कोशिका भित्तियाँ होती हैं वो काइटिन नाम के एक जटिल चीनी से बनी हुई होती है। काइटिन क्या है? काइटिन जो है वो एक कठोर, एक ठोस अर्धपारदर्शी अणु है। अर्धपारदर्शी, ठीक है, अर्धपारदर्शी अणु है। और ये जो है वो क्रेफिश, कवरों, लोबस्टर और कुछ कीड़ों की बाहरी कठोर परत को जो है बनाता है। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, हर वर्ष 15 दिसंबर के आसपास जैमिनिक उल्का बौछार के कारण बनने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3200 फीथन। ठीक है, हर वर्ष 15 दिसंबर के आसपास जैमिनिन उल्का बौछार के कारण जो क्षुद्र ग्रह बनता है उसका नाम 3200 फीथोन होता है। ठीक है, 3200 फीथोन जो है वो एक अपोलो क्षुद्र ग्रह है और ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले पृथ्वी के कणों की धारा जो होती है उसका उत्पादन करने के लिए इसका किसी अन्य वस्तु के साथ, मतलब किसी दूसरे वस्तु के साथ जो है वो टकरा गया था, टकराव हो गया था, जिसे हम उल्का बौछार कहते हैं। ठीक है, और जब ये सूर्य तक पहुंचता है तो ये अपने रास्तों में जो बड़ी चट्टानें या फिर धूल जो है उसका जो है उत्सर्जन करता है, उसको निकालता है। ठीक, और पृथ्वी से ये हमेशा 4 से 16 दिसंबर के दौरान ही हर साल, एवरी ईयर जो है वो उसी रास्ते से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 केजी की किसी वस्तु पर अगर 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो बल आपका कितना दिया है, 8, बराबर हो जाएगा द्रव्यमान जो है वहाँ पे आपका 2 दिया है। ठीक, और त्वरण जो है वो आपको निकालना है, उसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता वाली किसी वस्तु में क्या होती है, क्या निहित होती है उसमें। तो दोस्तों आप अगर कोई काम करते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए जिससे आप किसी काम को कर पाएँ, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप किसी काम को तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी किसी काम को करने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप जो है डेली लाइफ से रिलेट करके भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, तो जूल होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक खालिस्तान किरणों से बचाती है। हमको बताना है कि सूर्य की किस टाइप की हानिकारक किरणों से है ओजोन जो है बचाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन की जो परतें होती हैं वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत ही हानिकारक होती है उससे बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी के कौन से मंडल में
मौजूद होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद होती है। ये जो है सूर्य के मध्यम आवर्ती पराबैंगनी के जो लाइट होते हैं, पराबैंगनी के जो प्रकाश होते हैं, उसका 97 to 99% जो होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके द्वारा जो है कम हो रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आप काफ़ी सुने होंगे कि ये बहुत ही हानिकारक होता है, तो इसके कारण कम भी हो रहे हैं। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक वर्कशीट के आकर्षण प्रारूप के डेटा प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जो डेटा का विश्लेषण और तुलना करने में हेल्प करता है। तो इसे आप किसके द्वारा जो है एक बोल सकते हैं, आप किसके द्वारा ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि ये डेटा जो है उसका विश्लेषण करने में जो है सहायता करे या अच्छे से सहायता करे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चार्ट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का चार्ट बनाते तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसमें डेटा जो है वो बहुत ही क्लियर आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई नए कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।